हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th साइंस को जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में हम लोग जो जो आपका चैप्टर का अभ्यास प्रश्न है उस अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 1 को। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें कथन कौन सा असत्य है उसके बारे में हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया को पढ़ते हैं। यहाँ पे लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या बनाती है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। तो आपका कथन नंबर 1 कि सीसा अपचयित हो रहा है। सबसे पहले हमें अपचयन और उपचयन के बारे में समझना है। देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे सीसा अपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए सीसा अपचयित नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपका लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपका जो कथन होगा, कथन नंबर 1 क्या होगा, गलत होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका कथन नंबर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन में जाकर के मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब क्या होता है, आपका उपचयन होता है, कार्बन उपचयित हो रहा है। बिल्कुल सही है। जो कि आपका जो कथन नंबर बी है वह गलत है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा है बल्कि कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक, कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि कार्बन क्या क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ पे क्या होता है, उपचयन होता है। आगे देखिए जो आपका कथन नंबर डी है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो लेड ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तब क्या होगा, आपका अपचयन होगा। तो इसलिए जो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ये कथन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया, ए एवं बी हमें असत्य कथन को छांटना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 2 को, जो कि आपके अभ्यास में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, 2Fe2O3 प्लस 2Al जब अपक्रिया करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। चार ऑप्शन है, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो यहाँ पे अपक्रिया दिया गया हुआ है वह संयोजन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया है कि वियोजन अपक्रिया है कि विस्थापन अपक्रिया है। तो सबसे पहले हम इससे पहले वाले वीडियो में जो अपक्रिया के प्रकार हैं, जो अपक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं, सभी अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, संयोजन अपक्रिया के बारे में। अर्थात संयोजन अपक्रिया क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संयोजन अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया, तो द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि आयनों के आदान प्रदान से जो आपका रासायनिक अपक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इसमें आयन भी विस्थापित नहीं हो रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए वियोजन अपक्रिया क्या होता है, जो आपका एकल अभिकारक होता है वह मिलकर के कई उत्पादों में विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपका अभिकारक 2 हो जा रहे हैं, यहाँ पे एकल अभिकारक नहीं है, इसलिए हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी क्या होगा, गलत होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं ऑप्शन नंबर डी का, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वह कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, इसलिए क्या होता है,
विस्थापन अपक्रिया होता है। तो यहाँ पे देखिए 2Fe2O3 + 2Al, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, Al2O3 जो आपका Al है आयरन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, विस्थापन अपक्रिया। अब बेटा हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। यानी कि जो लोहा होता है उस पर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तब कौन सी अपक्रिया होती है उसके बारे में हमें पता करना है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अपक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस अपक्रिया को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग आयरन में जो आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको मिला करके जब अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, FeCl2 जो कि एक्वाइस के रूप में होता है, जो कि जल में घुला हुआ है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। यानी कि आयरन क्लोराइड या आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इस प्रकार जब आयरन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, आपका आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में जो ऑप्शन नंबर ए है वह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें सभी जो प्रश्न है आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे बेटा जो आपका प्रश्न नंबर 4 है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है कि जो संतुलित अपक्रिया होती है उसको वह क्या होता है। देखिए जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें दो चीज भाग लेते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो जो अभिकारक होते हैं उसमें भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जब दोनों की संख्या बराबर होती है तो हम लोग कहेंगे कि क्या होगा, जो रासायनिक अपक्रिया होगा वह क्या होगा, संतुलित होगा। अब यहाँ पे आगे कर रहे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से हम समझते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, उसका न तो द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसको लागू करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम को लागू करने के लिए ही जो आपका संतुलित रासायनिक अपक्रिया है वह आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक को सॉल्व किया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है।